तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी और आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन। आज से हम अपनी केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बोर्ड्स में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर जेई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन हमसे आसानी से बन जाते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या करना है कि हमारी टर्मिनोलॉजी को बहुत ही हमको क्लियर रखना है ताकि हम जेई के बोर्ड्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विलयन। लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विलयन। अब तो लिक्विड सॉल्यूशन जो चैप्टर है, इसमें हमारा फोकस रहेगा कि हम अपनी टर्मिनोलॉजी को क्लियर रखें ताकि हमसे आगे जो भी लॉज आएंगे, इस चैप्टर में बहुत सारे लॉज होते हैं, उनमें हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन होती है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। अब जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि जो भी दो कंपोनेंट्स हम लेंगे वो दो कंपोनेंट्स सॉल्यूशन बन जाने के बाद एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाएंगे और उन दोनों की फेज जो होगी वो एक ही होगी। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। अब होमोजीनियस मिक्सचर को हम हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण। तो आइए हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two components। टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ये हो गई हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। तो इस चैप्टर में जो हमारा सॉल्यूशन है वो मिक्सचर होता है सॉल्यूट का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। अब क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की भी एक फेज होती है, या तो हमारा सॉल्यूशन लिक्विड फेज में होगा, गैस फेज में होगा या सॉलिड फेज में भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो सॉल्यूशन की फेज है वो डिपेंड करती है कि इन दोनों की फेज क्या है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से जिसका भी अमाउंट लार्जर लेंगे हम सॉल्यूशन बनाते टाइम, उसकी जो भी फेज होगी वही फेज होती है सॉल्यूशन की। और जनरली क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी जो अमाउंट होता है वो लार्जर होता है सॉल्यूट से। अब जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसका अमाउंट लार्जर होता है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसकी जो फेज होगी वही हमारे सॉल्यूशन की फेज होगी। और इस चैप्टर में जो हमने सॉल्वेंट ले रखा है, पूरे चैप्टर में जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है। इस चैप्टर में जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है और जो हमारा सॉल्यूट होता है वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होता है, इसीलिए हमारे जो सॉल्यूशन की फेज होती है वो भी लिक्विड होती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, अब जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है तीनों में से। लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसकी फेज फिक्स रहेगी कि वो लिक्विड ही रहेगा। तो ये हो गई हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन और हमने देखा कि सॉल्यूशन सॉलिड और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। अब ये जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी टर्म पे डिपेंड करता है। आपको वेपर प्रेशर को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर से।
वेपर प्रेशर। ओके, तो जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प दाब। वाष्प दाब। अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है, तो जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर एक लिक्विड का होता है। अब सबसे पहले हम वेपर प्रेशर पढ़ेंगे प्योर लिक्विड का, यानी कि हम एक प्योर लिक्विड लेंगे और उसके वेपर प्रेशर की स्टडी करेंगे कि उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड, ओके, यानी कि शुद्ध, जो हम शुद्ध द्रव लेंगे उसका वाष्प दाब। ओके, तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और ये जो हमारा कंटेनर है ये क्लोज रिजिड कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने लिक्विड ले रखा है, कोई भी लिक्विड ले रखा है। हम मान लेते हैं कि हमने इसमें H2O भर रखा है, H2O लिक्विड। अब ये लिक्विड है तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, है ना, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये जो हमारा कंटेनर है ये कैसा है, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, और ये हमने इसमें H2O लिक्विड ले रखा है। और सपोज हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर फिक्स है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अब देखिए क्या होता है कि इसमें हमने लिक्विड ले रखा है, अब हमें पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है, ये हम सबको पता है। अब क्या होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव भी कर रहे होते हैं, ये भी हमको पता होता है। तो अब अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं तो उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब क्या होता है कि लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है, सभी के पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल सबसे पहले इस लिक्विड फेज से निकलकर सरफेस पे आते हैं, और सरफेस पे जाने के बाद ये यहाँ पर खाली स्पेस में चले जाते हैं जिन मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और यहाँ पर ये लिक्विड फेज में थे और यहाँ पर जाकर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे जाकर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब आप क्या सोचेंगे कि धीरे धीरे तो ये सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ समय बाद एक कंडीशन अचीव होती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि ये सारा का सारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है। क्या होता है कि कुछ समय बाद हमको एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है कि जो भी हमने H2O ले रखा है कंटेनर में, ये हमने H2O लिक्विड ले रखा है, वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। H2O लिक्विड की वेपर्स बन रही है, यानी कि कौन सी प्रोसेस हो गई है, वेपराइजेशन, यानी कि वेपराइजेशन हो रहा है। H2O के गैस वेपर्स बन रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। ओके, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जिस रेट से इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वेपर्स बन रही है, यानी कि जिस रेट से इसका वेपराइजेशन हो रहा है, उसी रेट से ये जो वेपर्स होती है वो कंडेंस भी होती जाती है, यानी कि उसी रेट से ये वेपर्स लिक्विड में भी कन्वर्ट होती जाती हैं। तो इस कंडीशन पर ये जो इसका रिवर्स रिएक्शन होगा, वेपर्स भी लिक्विड में उसी रेट से कन्वर्ट होंगी, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है कि जिस रेट से वेपर्स बन रही है, वेपराइजेशन हो रहा है, उसी रेट से कंडेंसेशन भी होता है, यानी कि वेपर्स का अगेन लिक्विड भी बनता है। तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, इस कंडीशन पर जितने भी वेपर्स यहाँ कंटेनर में ऊपर बचे रहेंगे, उनका जो प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो हमारे वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई कि द प्रेशर exerted by the molecules of liquid at equilibrium condition is called as vapor pressure। तो आइए हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखते हैं। तो हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, वेपर प्रेशर। ओके, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर exerted by the vapors of liquid, at equilibrium condition
एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो ये होता है हमारा वेपर प्रेशर। इस डेफिनेशन का आपको अच्छे से नोट कर लेना है पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। अभी हमने ये क्या समझा? वेपर प्रेशर हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ओके, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं, एक फैक्टर होता है टेम्परेचर। ओके, और दूसरा होता है कि हमने लिक्विड कौन सा ले रखा है। लिक्विड कौन सा ले रखा है। तो देखिए, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का ऐसा होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने ये लिक्विड ले रखा है, इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, और उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इस लिक्विड से जा करके ऊपर वेपर्स बना लेते हैं और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया था। अब क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, सपोज हमने इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जा पाएंगे और उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा हमारा, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अब लिक्विड का क्या केस होता है कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड ले रखा है। मान लेते हैं कि हमने H2O ले रखा है, H2O लिक्विड, ये H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है। उस कंटेनर में हमने अगेन H2O लिक्विड ले रखा है, लेकिन यहाँ पर हमने इतना लिया है और यहाँ पर हमने ज्यादा अमाउंट लिया है H2O का, और ये भी हमारा H2O लिक्विड है और इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका भी टेम्परेचर वही है, इसका भी टेम्परेचर वही है, लिक्विड भी सेम है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, वेपर प्रेशर सेम होगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि हमने H2O लिक्विड की जगह अगर हमने यहाँ पर कोई दूसरा लिक्विड ले लिया होता और अमाउंट भी अगर हमने सेम ले लिया होता, इसका और इसका अमाउंट हमने सेम ले लिया है, तो क्या होगा कि दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। टेम्परेचर सेम है, लिक्विड का अमाउंट भी सेम है, लेकिन फिर भी वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में हमने अलग अलग लिक्विड ले रखा है। तो जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वो एक डिपेंड करता है लिक्विड पर, कि अगर हमारा लिक्विड सेम रहेगा तो वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा। अमाउंट मैटर नहीं करता है। जैसे अगर हमने पहले केस में इसमें अमाउंट ज्यादा ले रखा था, तो उस केस में भी दोनों का वेपर प्रेशर सेम था, क्योंकि जो लिक्विड था वो सेम था। लेकिन जैसे ही हमने लिक्विड को चेंज किया तो हमारा वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे दो फैक्टर्स थे, टेम्परेचर और लिक्विड। जैसे अगर हमने कंटेनर में H2O ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पे मान लेते हैं कि अगर हमने इसमें H2O ले रखा है इस कंटेनर में, और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड हमारे पास सेम है। अब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा। तो